हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साइंस के कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आपका स्कोर इस वीडियो को देखने के बाद में कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, ये एक रिवीजन सीरीज़ होने वाली है तो मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस फटाफट से जो है क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि टेस्ला जो है वो इनमें से किसकी इकाई होती है, यानी कि टेस्ला इज़ ए यूनिट ऑफ। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, टेस्ला जो होती है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की इकाई होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन दिया गया है कि पारसेक जो है वो इनमें से किसके मापन की इकाई होती है। ये क्वेश्चन जो है आपका एयरफोर्स XY ग्रुप दोनों एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो पारसेक की बात हुई है तो पारसेक के द्वारा क्या मापा जाता है, तो इसके द्वारा जो है खगोलीय दूरी, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापा जाता है पारसेक के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। दोस्तों, NDA एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है एक्सक्लूसिव ऑफर, जिसमें कि अगर आप लोग NDA के रिटर्न के लिए 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो इसमें जो है अनअकैडमी के द्वारा आपको 12th मंथ का SSB सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों, ये ऑफर जो है आपका 10 सितंबर से वैलिड होने वाला है और 30 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इन कोर्सेज में दोस्तों आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस, SSB प्रिपरेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और इसके साथ ही जो है आपके कोर्स से रिलेटेड ढेर सारा स्टडी मटेरियल और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिफेंस के जो भी कोर्सेस हैं इनकी प्राइस जल्दी ही हाइक होने वाली है अनअकैडमी पे, तो आप लोग जो है इनके लिए वक्त रहते ज़रूर से इनरोल कर लेवें। और साथ ही जो है एयरफोर्स और NDA एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि आपके हैं गरुड़ एयरफोर्स XY बैच और लक्ष्य NDA 2। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए दोस्तों इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से और उसके ऊपर जो है सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे आपको डिफेंस की कैटेगरी में जाकर के कोर्स को चूज़ कर लेना है और वहाँ से जो है आप लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड कोर्स को परचेस करते टाइम, तो आपको जो है वहाँ पर डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल देना है जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन दिया गया है कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हीट, वर्क, मोमेंटम या फिर एनर्जी। तो ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो आपके संरक्षण करता है ऊर्जा का। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन जो है वो ऊष्मागतिज निर्देशांक नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं दाब, आयतन, ताप और प्रतिबल। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि PV = क्या होता है, nRT होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्रतिबल। ठीक है, तो ये प्रतिबल जो होगा ये एक ऊष्मागतिज निर्देशांक नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को कल वीडियो एक बना करके दे दूंगा, उसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 से 2 वीडियो में जो है आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। तो आप लोग अगर उन वीडियोस को देख लोगे तो आपका एग्जाम में जो है एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। और आपको पता होगा कि साइंस के 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 6 से 7 क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स के रहेंगे और साथ में जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला करके बनेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन दिया गया है कि वर्षा की जो बूंद होती है वो पृथ्वी की ओर गिरती है। ठीक है, सीमांत त्वरण से, सीमांत वेग से, सीमांत मंदन से या फिर परिवर्ती वेग से। तो जो वर्षा की बूंदें होती है वो पृथ्वी की ओर सीमांत वेग से यानी कि टर्मिनल विस्कोसिटी से गिरती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन दिया गया है कि केपलर का जो दूसरा नियम है वो किसका परिणाम है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं ऊर्जा संरक्षण का, रेखीय संवेग संरक्षण का,
कोणीय संवेग संरक्षण का, या फिर नन ऑफ दिस। तो केपलर का जो दूसरा नियम है वो आपके कोणीय संवेग संरक्षण का परिणाम है, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन जो है आपके एनडीए एग्जाम में आ चुका है, तो आपके लिए भी काफ़ी स्पेशल हो जाता है, साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपका बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस दिए गए हैं दाब, आयतन, ताप या फिर अणु के आकार पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक आदर्श गैस जो होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा हमेशा निर्भर करती है उसके टेम्परेचर पे, ठीक है, कि ताप कितना बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है। तो आंसर हो जाता है हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, ताप। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन, यानी कि जो गति का पहला समीकरण है वो किसके बीच के अंदर संबंध दर्शाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग और समय, या फिर वेग और त्वरण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वेग और समय, ठीक है। गति का जो पहला समीकरण है वो आपके वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में संबंध को दर्शाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी यानी कि वेग। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जो है पूरा ज़रूर से देखिएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, 10 से 15 मिनट में जो है वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि संवेग को जो है किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं द्रव्यमान और द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग, या फिर द्रव्यमान और जड़त्व, यानी कि मास एंड इनर्शिया। तो देखिए मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए द्रव्यमान और वेग, यानी कि मास एंड वेलोसिटी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन दिया गया है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, यानी कि व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शंस दिए गए हैं वजन और इसके स्थान के ऊपर, द्रव्यमान यानी कि मास एंड इसके स्थान के ऊपर, या फिर मास और एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान और त्वरण, या फिर आपके मास एंड वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान और वेग पर। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और वेग के ऊपर, ठीक है। कोई भी जो गतिशील वस्तु होगी उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो निर्भर करती है उसके मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में जो है कभी भी अकेले नहीं होता है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ओकर सिंगली इन नेचर। ऑप्शंस दिए गए हैं इनर्शिया, फोर्स, मोमेंटम, या फिर वेलोसिटी, ठीक है। तो कौन जो है इनमें प्रकृति में अकेले नहीं होता? तो हम जानते हैं कि बल जो है वो कभी भी अकेले नहीं हो सकता, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्स। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल के शुद्ध मापन के लिए इनमें से सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, विभव मापी, या फिर व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल के लिए शुद्ध मापन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ यंत्र होगा वो आपका होगा विभवमापी, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज के ऊपर कूदता है तो इनमें से क्या संरक्षित रहेगा, ठीक है, यानी कि इफ रनिंग बॉय जंप्स ऑन ए रोटेटिंग टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर मोमेंटम जो है ये आपका संरक्षित रहेगा अगर लड़का घूमती हुई टेबल के ऊपर कूदता है तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। इस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले करवाया है, तो आई होप इसका आंसर जो है आप लोग इजीली निकाल लोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को जो है 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो है कितना कार्य किया गया। और मान लीजिए कि जी जो है इसका वैल्यू जो है आपको दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। आपको पूछा गया है कार्य, ठीक है, W, और आपको दिया क्या हुआ है, M की वैल्यू आपको दे दी गई है। M की वैल्यू है आपके पास में 5 किलोग्राम, ठीक है। इसके साथ ही जो है आपके पास में क्या है, G और H की वैल्यू भी आपके पास में दी गई है। G की वैल्यू ये हो गई, H की वैल्यू जो है आपके पास में हो गई 2 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mgh, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर हम लोग जो है m, g और h इन तीनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू mgh की वैल्यू पुट करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए g की वैल्यू h की वैल्यू हो गई, m की वैल्यू 5 दे रखी है और g की वैल्यू हो गई 9.8। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 98 जूल, ठीक है। जूल आएगा ना, क्योंकि कार्य बोला है तो जूल आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 98 जूल, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। दोस्तों ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल आपका नहीं होता है, बस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन आपको क्या होता है ना कि फॉर्मूला याद नहीं आ पाता है एग्जाम में, फिर आप लोग बोलते हो कि न्यूमेरिकल हार्ड था, समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पेंडुलम की चंद्रमा पर जो है समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के क्या होगी, ठीक है। समान रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि एक दोलन करता हुआ जो पेंडुलम होगा उसकी चंद्रमा पर जो है समय अवधि उसकी पृथ्वी की जो समय अवधि होगी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पानी का क्वथनांक जो है वो ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, ठीक है, यानी कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड्स। ऑप्शंस दिए गए हैं, उच्च तापमान के कारण, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, कम तापमान के कारण, या फिर उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी, रेलवे और डिफेंस इन तीनों एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, साइंस का बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए पानी का क्वथनांक जो है वो ऊंचाई पर कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव के कारण, ठीक है, क्योंकि कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है। कोस्ट गार्ड के ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जब आपका ऑफलाइन पेपर होता था, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर में जो है रीडिंग अचानक से गिर जाती है तो इसका क्या संकेत होता है, ठीक है। इसका संकेत ये होता है कि ये तूफान ज़्यादा आने वाला है, यानी कि तूफान का घोतक होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी गैस का जो है आणविक द्रव्यमान, यानी कि द मोलिकुलर मास ऑफ ए गैस, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है, उसके वाष्प दाब के बराबर होता है, या फिर उसके वाष्प दाब से आधा होता है, या फिर उसके वाष्प दाब से असंबद्ध होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी गैस का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्वाइस इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है वो निम्नलिखित में से किसके ऊपर निर्भर करती है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस दिए गए हैं कि स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा पर, लेटेंट हीट यानी कि उनकी गुप्त ऊष्मा के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर यानी कि ताप पर, या फिर जो है उनके क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दो निकाय जो होते हैं उनके मध्य ऊष्मा प्रवाह की जो दिशा होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो उसके टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि उसका ताप क्या है उसके ऊपर ये जो है निर्भर करेगी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो है वो प्रकाश की तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता, ठीक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं ध्रुवण, विवर्तन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या फिर व्यतिकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रोड इफेक्ट, तो इसको जो है वो प्रकाश की तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किस दर्पण में जो है वो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंदु के साइज का बनता है, यानी कि इन विच मिरर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इफेक्ट एंड पॉइंट साइज्ड। ऑप्शंस दिए गए हैं प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या फिर नन ऑफ द। ठीक है, तो अब देखिए कि वो दर्पण आपको बताना है कि जिसमें कि प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो और बिंदु के साइज का हो। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसमें जो है जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका आभासी होगा, सीधा होगा और बिंदु के साइज का होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन दिया गया है कि एक सरल आवर्त गति कर रहे कण की जो ऊर्जा होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, यानी कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जिस्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस दिए गए हैं आरंभिक अवस्था पर, आयाम के ऊपर, आवृत्ति पर या फिर आयाम और आवृत्ति दोनों पर। तो एक सरल आवर्त गति कर रहे कण की जो ऊर्जा होती है वो उसके आयाम और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इन दोनों के ऊपर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आजकल नया तरीका है ये। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें हो जाती है तो क्वेश्चन जो है अक्सर हम गलत कर बैठते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में आते हैं। तो इस बार जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, फिर नेवी में भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं। ठीक है, तो कौन सी जो है इनमें से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शंस दिए गए हैं टेस्ला, गाउस, न्यूटन प्रति किलोग्राम मीटर या फिर वेबर। ठीक है, आप लोग खुद भी सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, वेबर। ठीक है, क्योंकि वेबर जो है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, ये जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वेबर। ठीक है, आप लोगों को जो है यूनिट्स वगैरह को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेथोस्कोप जो होता है वो किसके सिद्धांत के ऊपर काम करता है, यानी कि स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। ऑप्शंस दिए गए हैं धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जो स्टेथोस्कोप होता है ये आपके काम करता है ध्वनि के परावर्तन पर। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। तो अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आपका स्कोर कितना रहा है वो नीचे कमेंट में आपको बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि किस वैज्ञानिक ने जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को समझाया था या फिर प्रस्तावित किया था या फिर प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया था। ऑप्शंस दिए गए हैं नील बोर, क्रिश्चियन हाइगेंस, जे टॉमसन या फिर माइकल फेराडे। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम में आने के भी चांसेस बनते हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेम टू सेम सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है आपको ज़रूर से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, हमारी जो भी प्लेलिस्ट कंप्लीट हुई है उसमें से। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है नाविक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की बात रही तो मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल जो है मैं आप लोगों को कल या परसों जो है 1 से 2 वीडियो बना करके दे दूंगा, उसमें सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। 4-5 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,